हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 1 है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सीडीपी पेपर 1। ठीक है, इसके आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपको कंटेंट की क्लास मिली होगी कल, तो आप लोगों ने अगर नहीं इसको ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। बाकी आपको पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिल रही थी। हिंदी पैडागोजी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग जो है सीडीपी पैडागोजी का कंटेंट डिस्कस करने लगे हैं और साथ ही जो है पीवाईक्यू की भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज ये जो क्लास है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा यह गया है कि अनेक जो है स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र जो है मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि जो है विकास का कौन सा क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। कल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट, तो उसमें हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया आपका, और साथ ही जो है फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पे कवर किए थे। वहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो भी तर्क है, जो भी मेमोरी है, यानी कुछ याद करना हुआ, कुछ कल्पनाएं हुई, तो ये सब हम कहाँ से कर पाते हैं? अपने दिमाग से ही करते हैं, यानी कि अपने संज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग से ही कर पाते हैं। तो ये जो है कहाँ पे हो जाता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा इसके अंतर्गत। क्योंकि हम तर्क कर रहे हैं तो भी अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो भी हम अपने दिमाग का ही प्रयोग कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो भी अपने दिमाग का ही प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? तो शारीरिक तो होगा नहीं, यानी फिजिकल तो होगा नहीं। मोटर, यानी मोटर डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा कि आप गति गति कर रहे हो। सामाजिक भी नहीं होगा कि सोशल की यहाँ पर बात नहीं हुई है। आंसर होगा आपका 4, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। देखिए, आज के क्वेश्चन जो डिस्कस करने का मेन पर्पस यही है कि कल हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया था, आज उसी से रिलेटेड जो है पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो है पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पूछता है सीटेड, वो सारे जो है सीटेड का जो पेडागोजी का जो कंटेंट है, सारे वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यू जब डिस्कस करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर कंटेंट से जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला मेरे यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा ये गया है कि विकास यानी डेवलपमेंट प्रोसीड जो है फ्रॉम डैश डैश टू डैश, यानी विकास डैश डैश से डैश की ओर बढ़ता है। यानी जो विकास का प्रोग्रेस होता है वो कैसे हो रहा होता है? हैंड टू टो जाता है, यानी सिर से पैर की तरफ जा रहा होता है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, या फिर जो है वाही टू इंटर्न होता है, या फिर इस जो है विशिष्ट से जो है सामान्य की तरफ, यानी जर्नल की तरफ जा रहा होता है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जो है सिर से पैर की तरफ होगा, या फिर जटिल से सामान्य की ओर, यानी जटिल से सरल की ओर नहीं होगा। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ हम जाते हैं। हम पहले जो इजी हैं, जो सरल काम होते हैं वो करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है जटिल की तरफ। तो ये नहीं होगा। केंद्र से वाही की तरफ होता है, ना कि वाही से केंद्र की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर केंद्र से जो है वाही की तरफ होता तो ये सही हो सकता था, बट यहाँ पर निगेटिव दे दिया। विशिष्ट से सामान्य की तरफ भी नहीं होगा, क्योंकि यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो सकता था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि सेफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल होता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सिर से पैर की तरफ जाएगा डेवलपमेंट। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो अपना सिर संभालना सीख रहा होता है, फिर उसके गर्दन पर जोर आता है, फिर कंधे पर। ठीक है, फिर उसकी आर्म यानी कि कंधे पर जोर आता है, फिर कमर पे जोर आता है, फिर वो उसके पैरों पे जोर आ रहा होता है, फिर वो बैठना हुआ, खड़े होना हुआ, फिर वो जो है चलना सीख रहा होता है। तो सबसे पहले उसने क्या, सिर संभाला, यानी सिर से पैर की तरफ जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो सिर से पैर की तरफ हो जाएगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर कह देता सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल
का क्या मतलब है, तो भी आपका सिर से पैर की तरफ ही होता। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट पूछता है तो वो केंद्र से बाहर की ओर होता, क्योंकि सबसे पहले धड़कन आई, फिर बच्चे के कंधे पे जोर गया, फिर हाथों पे जोर आया, फिर फिंगर पे जोर गया, ठीक है। तो ये जो है केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है, और ये सिर से पैर की तरफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, और जो है डैश डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। यानी कि यहाँ पर बात हुई है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो है पूछा है कि जो है डैश डैश सामाजिकरण के प्राथमिक कारक यानी फर्स्ट एजेंसी कौन है, प्राइमरी एजेंसी कौन है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है या फिर बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा होता है, उसकी फर्स्ट एजेंसी कौन होता है, परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, और परिवार के लोगों से ही वो कनेक्ट हो रहा होता है। माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाचू हैं, जो ताऊ जी हैं, दादा दादी हैं, तो बच्चा जब सबसे पहले परिवार के सदस्यों से कनेक्ट हो रहा होता है, तो सोशलाइजेशन जो है वो परिवार से ही स्टार्ट होता है। और सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी हमेशा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली ही रहती है। लेकिन इन केस कभी कभी ये भी हो जाता है कि फैमिली ऑप्शन में नहीं होता है, तो अगर वहाँ पर नेबरहुड दिया हुआ है तो आप नेबरहुड के साथ भी जा सकते हैं, वो आपका एक नंबर गलत नहीं होगा, आपका एक नंबर सही होगा। लेकिन कभी-कभी जो होता है, देखिए क्या होता है कि फैमिली नहीं दिया हुआ होता है, तो ऐसे में क्या होता है, नेबरहुड होता है। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि नेबरहुड कुछ लोग सोचते हैं कि सेकेंडरी एजेंसी है, बट ऐसा नहीं है, और दोनों ऑप्शन में आपको देगा नहीं। अगर दोनों देगा तो एक ही ऑप्शन में दोनों दे देगा, फैमिली और नेबरहुड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फैमिली फर्स्ट एजेंसी होगा, जहाँ पर भी फैमिली पहले में है ऑप्शन में, वो आपका सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन सबसे पहले दे दिया गया है। उसके बाद कहा है और जो है डैश डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक, और द्वितीय कारक यानी सेकंड एजेंसी क्या है, विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है। अब इसमें जो कोई ये नहीं देखेगा कि सीक्वेंस में हमको कैसे लगाना है, वो यहाँ पर गलत करेगा, यानी आता हुआ भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा 100%। अब वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला पूछा है प्राथमिक एजेंसी, ठीक है, पहले तो आपको प्राथमिक एजेंसी लगाना है, हो जाएगा प्राथमिक एजेंसी, यानी फर्स्ट एजेंसी होगा फैमिली। उसके बाद पूछा है सेकंड एजेंसी, अब सेकंड एजेंसी होती है विद्यालय, तो ये आपका सेकंड एजेंसी हो जाएगा सेकंड में, यानी कि पीछे जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है फर्स्ट एजेंसी में विद्यालय और सेकंड एजेंसी में परिवार। अब कुछ लोग अगर ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये देखेंगे विद्यालय सेकंड एजेंसी होता है और परिवार फर्स्ट, और दोनों यहाँ पर पूछा हुआ भी है फर्स्ट और सेकंड, तो ये भी सही हो सकता है, पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, जब सीक्वेंस में पूछा है तो आपको सीक्वेंस में ही लगाना है, क्योंकि डैश डैश दिया है, गैपिंग दी गई है, तो आपको उसी हिसाब से फिल भी करना पड़ेगा। ये भी जो है ध्यान रखना है, वरना आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए घुमाने के लिए सीटेट ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। अगर यहाँ पर अब आपका देखिए आता हुआ भी क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए सीटेट में कंटेंट अगर आपका कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी पीवाईक्यू आपको करने होंगे, तभी जाके आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका वो कैसा है, लैंग्वेज कैसी आती है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा रहा होता है, और प्रेजेंट ऑफ माइंड भी आपका बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक जो है स्कीम यानी स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश डैश उत्पन्न होता है। यहाँ पर कौन सा सही होगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है और स्कीमा के बारे में पूछा है। अब स्कीमा क्या है पहले वो हम समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर बात की जाए जीन पियाजे के अनुसार, तो इन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में एक स्कीमा होता है, ठीक है। स्कीमा वो चीज़ है जिस जो कुछ भी अगर फर्स्ट टाइम इसने चीज़ देखी, तो स्कीमा में वो चीज़ फीड हो जाती है। जब सेकंड टाइम हम वही चीज़ देख रहे होते हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सामान हो सकती है, ए टू जेड कुछ भी कोई भी चीज़ है, अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम देखा है तो आप उसको नहीं पहचान पाओगे। जैसे ताजमहल आपने कभी देखा ही नहीं है और आपको किसी ने बताया ही नहीं उसके बारे में, तो अगर आप उसकी पिक्चर देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं जान पाओगे कि ये ताजमहल है। लेकिन अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देख लिया, या फिर आपको किसी ने बता दिया, किसी ने पिक्चर दिखा दी कि हाँ ये ताजमहल है, और आपने देख लिया,
फिर सेकंड टाइम आप कहीं भी पिक्चर देख रहे हो, कोई गाने में देख रहे हो, उसकी सीन आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, जो है ये ताजमहल है। क्यों समझ पाए? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा फ़ीड हो गया, ठीक है? यानी कोई भी चीज़ अगर हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है। जब उसको हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देख रहे होते हैं तो हम उस चीज़ों को पहचान पाते हैं, और पहचान हम किससे पा रहे होते हैं? स्कीमा के ही माध्यम से पहचान पाते हैं। ये कहते हैं जीन पियाजे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि स्कीमा जो है संतुष्ट परिणाम पर जो है परिणाम नहीं दे पा रहा है, यानी कि स्कीमा क्या है, गड़बड़ कर रहा है। आपने पहली चीज़ यानी फर्स्ट टाइम कोई चीज़ देखी है, आपको समझ में आया कि ये ताजमहल है। अब आपने सेकंड टाइम देखा तो कह रहे हो नहीं ये तो आगरा का ताजमहल नहीं है, तो लाल किला है दिल्ली का। अब क्या हुआ, स्कीमा ने सही से रिजल्ट नहीं दिया, स्कीमा में गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर सही से फीड नहीं हो पाया है। तो इसको जो है इससे क्या उत्पन्न होगा ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अनुकरण तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉपी नहीं किया जा रहा है, कोई ठीक है वैसे रिपीट नहीं हो रहा है। असंतुलन होगा, फिर संरक्षण होगा, या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा। तो जेड पीडी तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाइगोस्की की थ्योरी का पॉइंट है। संरक्षण भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने की कोई बात नहीं की जा रही है। आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि असंतुलन बनेगा। क्योंकि जब स्कीमा गलत जो है आंसर दे रहा होगा, स्कीमा समझ ही नहीं पाएगा कि हाँ हमने इसको जो है फर्स्ट टाइम क्या देखा था, क्या ये चीज़ है, तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, गड़बड़ी होगी, यानी असंतुलन बनेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जो है आप समझ नहीं पाओगे। कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे होते हो, ठीक है, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम उसी चीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा तो आप कंफ्यूज होगे, आप सही से जो है नहीं कह पाओगे, नहीं बता पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा क्लियर नहीं बन पाया, इसीलिए जो है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हो। तो असंतुलन बनेगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मान के चलिए किसी पार्टी फंक्शन में गए, आपने किसी व्यक्ति को देखा, बट आपने उसको सही से नहीं देखा, और आपको किसी ने इंट्रोड्यूस भी करवाया, बट तब भी आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सेकंड टाइम किसी पार्टी फंक्शन में आपने फिर से उनको देखा और उन्होंने आपसे बोला, तो आप नहीं समझ आपको नहीं याद आएगा कि हाँ इनको मैंने कभी देखा था या इनसे मैंने बात की। अब आप कंफ्यूज होगे कि शायद शायद मैंने आपको कहीं देखा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उससे रिलेटेड स्कीमा जो होता है वो क्लियर नहीं बन पाया हुआ होता है, और स्कीमा सही से आपको रिजल्ट भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा होता है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो जो है सेकंड ऑप्शन होगा, यानी असंतुलन उत्पन्न होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। अगला है 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, यानी कि बच्चे में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो अचीव हो चुका है। यहाँ पर कहा गया है समझना आरंभ कर देते हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो वस्तु है, ये आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो है ये ऑब्जर्व कर रही है, ये वस्तु है, यानी ये डिजर्व कर रही है ये वस्तु, ठीक है। तो बच्चा पहचानना शुरू कर चुका होता है। तो कौन सी स्टेज होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ये आपका स्टेजेस हो गई, इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर पूछा है वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में अचीव हो चुका है। तो बच्चा जब छोटा है, यानी 0 से 2 वर्ष की उम्र में है, यही आपका आंसर होगा कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। देखिए कभी कभी पूछता है समझना आरंभ कर चुका है, और कभी कभी पूछ लेता है बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही होगा, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी स्टेज में अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी स्टेज में जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, तो भी वो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, सेंसिटिव मोटर स्टेज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है और कोई खिलौना रखा हुआ है, अब बच्चा यहाँ पर बैठा है, वो घिसड़ घिसड़ के चलना स्टार्ट कर चुका है, तो धीरे 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 करके यहाँ पर आएगा, वो इसको एक लक्ष्य बना लेगा अपना, और धीरे धीरे पहुंच जाएगा उसी खिलौने के पास, उसी वस्तु के पास, ठीक है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी बच्चा करना स्टार्ट कर देता है।
अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा था समझना आरंभ कर देता है, यानी बच्चे को ऑब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, बच्चा अचीव कर चुका है, उसको समझ में आ रहा है कि जो वस्तु के साथ अभी हम खेल रहे थे, ये वस्तु आपने कहीं उठाकर रख भी दी है तो भी वो है। अब बच्चा उसके लिए रोएगा, उसको ढूंढने की कोशिश भी करेगा, अगर आसपास आपने रख दिया तो उसको उठाकर भी वो ले आएगा। ठीक है, ये हो जाता है जब बच्चा 1 साल के ऊपर होता है, यानी मान के चलिए 12 महीने से लेकर के 2 साल तक जब बच्चा पहुँचता है, तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका होता है। लेकिन वहीं पर 0 से लेके 12 वर्ष की उम्र तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता है। 12 भी हो सकता है, 11 महीना भी हो सकता है, 10 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है? ये आप आगे-पीछे हो जाएँगी सीक्वेंस में उम्र, कोई बात नहीं, बट 0 से लेकर 1 साल आप 11 महीने तक का सोच सकते हैं कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं होता है। बच्चा छोटा है, वो किसी भी खिलौने के साथ खेल रहा है, आप उसको उठा कर के कहीं रख दोगे, वो उसके लिए रोएगा नहीं। उसको लगेगा ये चीज़ अब नहीं है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, उसके सामने आप फेस पे हाथ रखते हो, फिर भप करते हो, तो उसको आप जब फेस पे हाथ करते हो तो उसको लगता है आप नहीं हो, बट जैसे सडनली आप हाथ हटाते हो वो खुश होने लगता है, उसको लगता है अरे आप आ गए तुरंत। ठीक है, तो बच्चा को ये लग रहा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है अचीव हुआ होता है वो 1.5 से 2 साल में, और जो अचीव नहीं हुआ होता है वो 0 से 1 साल भी मान सकते हो, आप 11 महीने भी मान सकते हो। ठीक है, आंसर दोनों के एक ही होंगे। ये उम्र नहीं पूछता है कितनी उम्र में अचीव हुआ है, कितनी उम्र में अचीव नहीं हुआ है, क्वेश्चन को घुमा देता है, लेकिन उसका आंसर एक सेम ही होगा। आंसर एक ही होने वाला है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी में अचीव होता है और इसी में लाइक भी कर पा रहा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि रमन के सम्मुख जो है हैंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था जो है पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए कोहलबर्ग की थ्योरी का है, और थ्योरी जो कोहलबर्ग की है वो मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है, यानी कि नैतिक दुविधा। बच्चा जो है दुविधा में होता है क्या सही और क्या गलत, यानी मॉरल डेवलपमेंट जो है नैतिक विकास कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि रमन जो है कौन सी स्टेज पर है, ये आपको बताना है। यानी बच्चा सोच रहा होता है क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। ये बच्चे इसमें क्या होता है, बच्चे के द्वारा दुविधा होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है, यानी कि बच्चा ये कह रहा है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करने से समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है वो क्या है अव्यवस्था, यानी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, यानी रूल का जो है पालन नहीं किया जा रहा है, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो इसीलिए जो है उनको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चे की जो थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज के अनुसार बताई जा रही है, तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर दंड के डर से कोई काम नहीं कर रहा है, ना तो आज्ञा का पालन कर रहा है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास भी नहीं है। अच्छा लड़का, यहाँ पर अच्छा लड़की अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात नहीं हुई, यानी गुड गर्ल गुड बॉय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर होगा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, क्योंकि बच्चा ये कह रहा है कि उनको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, इससे समाज की जो समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें क्या है अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, यानी असंतुलन पैदा होगा। यहाँ पर आंसर होगा 4, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, ये जो है 3 स्टेजों में डिवाइड है और 6 चरण दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक चरण में 2 जो है, यानी हर एक स्तर पर 2 चरण दिए गए हैं, तो 3 स्तर हो जाएंगे और 6 चरण होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, अकॉर्डिंग टू पूछा है वाइगोस्की। तो पहला है सामाजिक जो है पृथकीकरण का जो है अधिगम में योगदान देता है, या फिर जो है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना जो है सर्वाधिक अच्छी तरीके से सीखते हैं। जी नहीं, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी ही आधारित है समाज पर, और ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है अपने से ज़्यादा उम्र के और अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्ट होके बच्चा सीख रहा होता है।
तो ये गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, जी नहीं, बल्कि इन्होंने जो है जो इसके फ़ोल्डिंग है इसको इन्होंने एप्रिशिएट किया है और अपनी थ्योरी में भी ऐड किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मदद दें, बच्चे को संकेत दें जहाँ पर भी बच्चा अटक रहा है, जहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे वो समझ कर आगे बढ़े। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी थ्योरी ही आधारित है सोशल कल्चर अप्रोच यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। तो सांस्कृतिक जो उपकरण है यानी समाज में जो नियम है, कायदे कानून बने हुए हैं, उनके अनुसार जो है अधिगम में योगदान बच्चा ले रहा होता है। अपनी संस्कृति के अनुसार जो उसका कल्चर रहा है उसी के अनुसार वो अपनी लर्निंग कर पा रहा होता है। आंसर यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात हुई है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की जो है निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। यहाँ पर निष्क्रिय अनुसरण, तो देखिए निष्क्रिय अनुसरण नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की मानते ये हैं कि बच्चा भी एक्टिव होगा और बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव होगा, यानी बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे। सहभागी अधिगम होगा या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण। तो व्याख्यात्मक शिक्षण में क्या होता है, टीचर तो एक्टिव होता है बट क्या है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा कि जो है सेकंड ऑप्शन, यानी कि सहभागी अधिगम हो जाएगा, यानी ग्रुप लर्निंग हो जाएगा। एक दूसरे की मदद करके बच्चे जो है सीख रहे होंगे और ग्रुप लर्निंग होगी तो वो बेहतर होगी, वहाँ पे सहयोग की भी भावना आएगी और साथ ही जो है बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है वो किसकी जो है अनुशंसा कर रही, किसको अप्रिसिएट करती है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या ये आपका नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा करिकुलम जो है डिजाइन नहीं कर सकते। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, यानी कि आप जो है पनिशमेंट दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आप पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकते, ये आपका एनसीएफ भी कहता है। व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान देना या फिर योग्यता के सत्तावादी मत का जो है विकास करना, जी नहीं, कि जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, जिनका पावर है, सोसाइटी है, नाम है, रुतबा है, उनको आप ध्यान दे रहे हो, उन बच्चों को ध्यान दे रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। व्यक्ति विभिन्नता जो क्लास में बनी हुई उस पर आप ध्यान दोगे और उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की लर्निंग करवाओगे। सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करोगे, जिस भी बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप वो एक्टिविटी प्लान करोगे, उसी के हिसाब से उसकी लर्निंग करवाओगे। आंसर यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंट पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी सीधे जो है पूछ लेता है कि ये थ्योरी किसकी है, किसने इस थ्योरी को दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। आपको 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है, सीटेड में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी भी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 जो है क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर की बुद्धि होती है, ये हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि गार्डनर का ये कहना है कि सभी में बुद्धि एक प्रकार की नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक सामान्य योग्यता है जिसको यानी जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। जन्म से ही स्थिर है और इस पर जो है परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हेरिडिटी निर्धारित कर देती है कि बच्चा क्या करेगा और इन्वायरमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, ना तो प्रैक्टिस का जो है रोल होता है, ना तो इन्वायरमेंट का, ना तो बच्चे को उस फील्ड में कोई अगर इंटरेस्ट है यानी उसकी हेरिडिटी में है तो वो कर लेगा, ना तो उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ना तो उस पर उसको काम करने की ज़रूरत है, तो ये भी नहीं होगा। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के जो है विभिन्न स्तर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हार्वर्ड गार्डनर यही मानते हैं कि जो व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को जो है डांसिंग पसंद है, कोई नेता बनना चाह रहा है, ठीक है, किसी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। तो सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कोई व्यक्ति सामने वाले को समझने में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति अपने बारे में ही समझ पा रहा है, वो खुद को समझ रहा है कि हाँ हम मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मेरी क्या नीड है।
तो इसमें जो है सभी हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा रही होती है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंट की इन्होंने थ्योरी भी दी है और इनका ये मानना भी है कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है। अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। कहा इसमें ये गया है कि अधिगम एक सामाजिक जो है रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक रचनावादी जो क्लासरूम होती है वो जो है कक्षा को समृद्ध परिवेश को सृजन करने में बल दे रहा होता है। अभी समृद्ध परिवेश क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड आपने सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम को ऐसे डिजाइन करना, ऐसे डेकोरेट करना कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट के बारे में वो अपने ही क्लासरूम में इन्वायरमेंट को देख पाए। जैसे हर दीवार पे कहीं पेड़ बने हुए हैं, कहीं गिनती लिखी हुई है, कहीं ABCD लिखा हुआ, कहीं छोटा बड़ा लिखा हुआ है, तो ऐसे में बच्चा देखेगा और जिस तरफ भी वो देख रहा है, जिस भी दीवार की तरफ अगर वो फ्री बैठा हुआ है तो भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो पेंटिंग देख रहा है, वो चित्रों के माध्यम से भी सीख पा रहा होगा। तो आदर्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। अब रीजन जो दिया गया है वो हम लोग समझते हैं। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। यानी कि जो हम लैंग्वेज को सीखते हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो हम विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय का कोई भी रोल नहीं है उसमें। हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी के माध्यम से ही हम जो है, जब हेरिडिटी हमारी मेच्योरेशन पे पहुंचती है यानी परिपक्वता पर पहुंचती है, तो हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। हेरिडिटी जो है ये डिसाइड नहीं करती कि हम लैंग्वेज को कितना सीखेंगे और कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे। वो आप इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, और वहाँ की लैंग्वेज को आप एक्वायर कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पर जो है फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। 12 में कहा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नर्म और जो है संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन डैश डैश को बढ़ावा देते हैं। यानी कि यहाँ पर बात ये कह दी गई कि लड़के जो हैं स्ट्रांग होते हैं यानी कठोर होते हैं, लड़कियां जो हैं सॉफ्ट होती हैं, वो कोमल दिल की होती है और साथ ही संवेदनशील भी होती, काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि एक पक्ष को जो है एक पक्ष की विशेषता बताई गई और दूसरे पक्ष की भी दूसरी विशेषता बता दी गई। तो ये जो है किसको बढ़ावा दे रहा है? जेंडर समानता को बढ़ावा दे रहा है, या फिर जो है जेंडर समता को यानी इक्विटी को, या फिर जेंडर सशक्तिकरण को, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी एक पक्ष की तारीफ हो रही दूसरे पक्ष को, तो दूसरे पक्ष के बारे में एक दूसरी बात बताई जा रही है, तो वहां पर जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा होता है। ये जरूरी तो नहीं कि लड़के ही स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां भी आज की डेट में बॉक्सिंग कर रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, सारी फील्ड में वो काम कर रही हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि लड़के जो हैं वही स्ट्रांग होते हैं, वही कठोर होते हैं। लड़कियां भी आज की डेट में कठोर हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि जो लड़कियां हैं वो नर्म दिल की होती, वो कठोर भी हो सकती हैं। लड़के आप ये नहीं कह सकते कि वो कठोर ही होते हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। एक बार ब्रेकअप होने दीजिए, ठीक है, ये आपने खुद ही देखा होगा। तो ये आप नहीं कह सकते, या फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़के कठोर ही होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट ही होती हैं, ठीक है। ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। ये कहीं कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से की जा रही है, या फिर एक पक्ष की जो है विशेषता बताई जा रही, दूसरे पक्ष की दूसरी विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 पे चलते हैं। 13 है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसको किस प्रकार से आप संबोधित नहीं करोगे, ये जो है यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो पहला ऑप्शन है उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करें। जी हाँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो आप उनको विभिन्न प्रकार से जो है इंफॉर्मेशन दोगे, ये बात तो करेक्ट है। बट यहाँ पर पूछा है नहीं, निगेटिव जो है उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देना, ये भी बात सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और उनको जैसे समझ में आता है आप उनको उसी हिसाब से जानकारी दोगे,
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उन्हें जो है बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देकर, तो ये भी आपका जो है करेक्ट है। लेकिन हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है, तो उनका बहुविध जो है तरीकों से नामीकरण व पृथककरण करके, यानी कि आप बच्चे को किसी भी प्रकार से आप लेबल नहीं करोगे, उनको अलग थलग नहीं करोगे, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार आप संबोधित नहीं करोगे, तो इसी प्रकार से आपको संबोधित नहीं करना है। बच्चे को आप लेबल नहीं करोगे, बच्चे को आप पृथक नहीं करोगे, यानी कि अलग थलग नहीं करोगे। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 14। 14 में कहा है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, यानी असेसमेंट जो होता है उसका मुख्य रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा होगा? पहला है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। जी नहीं, क्योंकि बच्चे उसके प्रति डर पैदा हो जाए बच्चों में, इसके लिए असेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। असेसमेंट के माध्यम से ये हमको पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और बच्चा कहाँ तक ग्रो कर सकता है, बच्चे के द्वारा कहाँ पर दिक्कत हो रही है या फिर कहाँ पर टीचर के द्वारा दिक्कत हो रही है जिससे बच्चे का ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो हैं गलत होंगे। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। 15 है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, बात यहाँ पर हुई समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन का मतलब हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर संकुचित है, यानी यहाँ पर डाइवर्जन थिंकिंग नहीं आ रही है, कन्वर्जन थिंकिंग की बात हो रही है। स्वचिंतन या फिर कंठस्थीकरण भी नहीं होगा, निष्क्रिय अनुसरण भी नहीं होगा। आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्वचिंतन होगा। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहोगे? तो स्वचिंतन होगा, यानी प्रतिबिंब होगा। आंसर यहाँ पर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में जो है समालोचनात्मक चिंतन को आप समुन्नत करना चाहते हो, एप्रिसिएट करना चाहते हो। तो बच्चे जब खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से वो तर्क वितर्क करेंगे कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा किस लिए हुआ है, तो वो जो है सारे चीज़ों को समझ पाएंगे, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ फ्रेंड्स, यानी 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, मेरी वीडियो जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए। ये जो है क्लास आपको 3 बजे मिलती है। कल आपको यहीं से आगे से जो क्लास है, क्वेश्चन बच गए हैं 15, यानी 15 मैंने डिस्कस किए हुए, 15 रह गए हैं, वो कल की क्लास में आपको क्लास जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है, 15 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। इससे आपका ये जो है एनालिसिस हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने सही हुए हैं और कितनी आपकी तैयारी हो पाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।